हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी चयन भर्ती परीक्षा जो होने वाली है मध्य प्रदेश शासन की, उससे रिलेटेड कुछ जनरल साइंस के आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। पहला क्वेश्चन है, उपकला ऊतक जो होते हैं उनका संबंध किससे है? शरीर स्तर से है। ठीक है, उपकला ऊतक जो हैं उनका संबंध किससे है? शरीर के स्तर से संबंधित होते हैं उपकला ऊतक। पेशी ऊतक क्या करते हैं? तो पेशी ऊतक जो होते हैं वो मोशन या फिर गति करते हैं। ठीक है, इसमें आपको सहायता करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका उपकला ऊतक का जो संबंध शरीर स्तर से है, तो पेशी ऊतक गति से संबंधित रहेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो अगला प्रश्न है Cl यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या है उसकी? 17। और द्रव्यमान संख्या क्या दी है? 35। ठीक है, परमाणु संख्या हो गई 17 और द्रव्यमान संख्या हो गई 35। इससे बने आयन में पूछा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, इससे बने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या तो आपकी परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो P वाला होगा वो तो आपका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, है ना। प्रोटॉन कितने हो गए? 17 हो गए। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कितने हो गए? तो इसमें से हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके 18। ठीक है, और आयन की बात की है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके? 18। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा कौन सा वाला सही है? तो ऑप्शन जो आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर 3। जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है। समुद्री जल में तो तैरता है लेकिन नदी के जल में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है ना। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल की तुलना में अधिक होता है। समुद्री जल का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है नदी के जल की तुलना में। मतलब है हमारा माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी या फिर बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात या डॉटर अमीबा की संख्या कितनी होगी? ठीक है, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी या फिर जिसे हम बाइनरी विखंडन भी कहें तो अनुजात डॉटर की संख्या कितनी होगी? तो ये आपको याद रखना है, होंगी 8। कितनी होंगी? 8 होंगी। एक सुझाव द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। जल जनित ऐसे रोग जो हमको जल की वजह से होते हैं, दूषित जल की वजह से होते हैं, तो उनको रोका जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका सुरक्षित पेयजल प्रदान करना, टू प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके, सुरक्षित पेयजल अगर मिलेगा तो जल जनित रोग नहीं होंगे। ठीक है, इनको रोका जा सकता है। अब खांसने के दौरान मुंह पर रुमाल ढकना या भीड़ भाड़ वाला पड़ोस में से, तो इसका जल जनित रोग का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो सुरक्षित पेयजल प्रदान करना ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है ना। आहार नली का जो हिस्सा नहीं है तो वो है आपका श्वास नली। ठीक है, श्वास नली आपके श्वास से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो आंत होती हैं, इंटेस्टाइन, आपकी ग्रास नली होती है और मलाशय, ये सभी आपके आहार नली से संबंधित होते हैं, लेकिन श्वास नली श्वास से संबंधित होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो अगला प्रश्न है पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और उच्च स्तर में प्रोटीन होता है। ठीक है, फाइबर कम होगा लेकिन अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइबर कम होगा, है ना, और उच्च स्तर में प्रोटीन होगा, तो पशुओं का ऐसा भोजन क्या कहलाएगा? तो उसे कहा जाता है सांद्र या फिर कॉन्स्टेंट। ठीक है, सांद्र या फिर कॉन्स्टेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो अगला प्रश्न है दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है। ठीक है, जैसे हम दूरी समय ग्राफ बनाएं तो यहाँ क्या बनाएंगे? ये हमने बना लिया, यहाँ पर आपका हो गया समय और यहाँ हो गया आपकी, ये क्या हो गया? आपकी दूरी हो गई। क्या बोल रहा है? हर 2 घंटे के बाद, जैसे यहाँ 0 घंटे से चालू करा, ये 2 घंटे हो गए, जैसे 2 घंटे पे यहाँ पहुँच गया, उसके बाद क्या कर रहा है? 15 मिनट के लिए सीधी लाइन बनेगी। क्या बनेगी? सीधी लाइन बनेगी। फिर 2 घंटे ऊपर चलेगा, फिर क्या बनेगी? सीधी लाइन। तो ये सीधी लाइन क्या बता रही है आपको? दूरी नहीं बढ़ रही है ना, इस दौरान दूरी बढ़ रही है कि केवल समय बढ़ रहा है, मतलब ये वाहन रुका हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि मतलब दूरी थोड़ी बढ़ रही है, यहाँ ये सीधी लाइन हो रही है ना, इसके समांतर हो रही है, समय अक्ष के समांतर हो रही है, मतलब ये दूरी बढ़ ही नहीं रही है, मतलब ये क्या, वाहन यहाँ पे रुका हुआ है, केवल समय बढ़ रहा है, वाहन रुक गया है, दूरी नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अब वाहन 15 मिनट के लिए विराम पर आता है। ठीक है, विराम पर आता है।
अगला प्रश्न है गैर संपर्क बल के उदाहरण निम्न है। गैर संपर्क बल का उदाहरण पूछा गया है आपसे, गैर संपर्क बल, ठीक है, गैर संपर्क जिसमें कोई संपर्क ना हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, ठीक है। गुरुत्वीय बल पृथ्वी का है, संपर्क से कोई मतलब नहीं है, चुंबक का भी कोई संपर्क करना जरूरी नहीं है, दूर से ही वो आकर्षित कर लेती है। तो गुरुत्वीय और चुंबकीय बल जो है ये गैर संपर्क बल के उदाहरण है। बाकी देखो यहाँ पे पेशी बल दे दिया, ये संपर्क बल है, यहाँ पे आपको दे दिया घर्षी बल, ये क्या है, ये संपर्क बल है। तौर पर विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं कौन सी हैं, ठीक है। जो विद्युत लेपन किया जाता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसमें 4 धातुएं कौन सी उपयोग की जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर, ठीक है। क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर, इन चारों का उपयोग किया जाता है विद्युत लेपन में। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ इसने क्या दे दिया आपको, आयरन। क्या आयरन की लेपिंग की जाती है, नहीं की जाती, ठीक है। फिर यहाँ आपको दे दिया इसने सोडियम, क्या सोडियम की लेपिंग की जाती है, नहीं की जाती। फिर यहाँ पे भी आपको सोडियम दे दिया, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो ये है आपका क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर, इनकी लेपिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर उसे 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में डाल दिया जाता है। 90 डिग्री तक गर्म कर दिया उसको पहले और फिर 30 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में डाल दिया, तो आधे घंटे बाद तापमान क्या होगा। आधे घंटे बाद तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रेत और पानी का तापमान समान हो जाएगा, रेत और पानी का तापमान समान हो जाएगा, ठीक है। रेत का तापमान कम हो जाएगा, पानी का थोड़ा बढ़ जाएगा, तो तापमान तो दोनों का समान हो जाएगा आधे घंटे तक रहेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विलयन जिनमें कणों का आकार या फिर व्यास जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है विलयन में, है ना। ऐसे विलयन जिनमें कणों का आकार, विलयन दे रखा है उसमें कणों का आकार आपको कितना मिले, 1 से 100 नैनोमीटर, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है, ऐसे विलयनों को कहा जाता है कलील या फिर कोलाइड। क्या कहा जाता है, कलील या फिर जिसे कोलाइड भी कहा जाता है। ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, कलील या कोलाइड, है ना, कोलाइड विलयन भी कहते हैं। आगे हैं, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में 2 समान टुकड़ों में काटा जा सके, 2 समान टुकड़ों में काटा जा सके, है ना, विभाजन के एकल तल में 2 समान टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो उस जीव को कहते हैं द्विपार्श्व सममित। क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित, क्योंकि विभाजन के एकल तल में इसको 2 समान टुकड़ों में काटा जा सकता है, इसे कहते हैं द्विपार्श्व सममित। अगला प्रश्न है थल समीर कब चलती है, तो इसका आंसर होगा थल समीर आपकी कब चलती है, तो थल समीर आपकी चलती है रात के दौरान। कब चलती है, रात के दौरान। और समुद्र समीर कब चलती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपका समुद्र समीर है वो चलती है आपकी दिन के समय, ठीक है। समुद्र समीर कब चलती है, दिन में चलती है, और थल समीर कब चलती है, ये रात में चलती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है। जिस दूध को पहले पाश्चुरीकृत किया जा चुका है उसे उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह हानिकारक जीवों से क्या होता है, मुक्त होता है, क्योंकि पाश्चुरीकरण में हानिकारक जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। तो प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग गर्म किया जाता है, तो पाश्चुरीकरण की क्रिया में कितना गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वो गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कम रखा जाएगा तो समय बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है। अग्निशामक, है ना, जो आग को बुझाए, तो उसका सही उदाहरण क्या है, तो आग बुझाने में क्या उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है CO2 का, काहे के लिए, अग्नि बुझाने के लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका अग्निशामक।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन पूछा है, मतलब उसको हम वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। तो वो है आपका बर्फ़ का पिघलना, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाएगा, वापस उसको हम बर्फ़ बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। लेकिन दही जम गया तो फिर उससे आप दूध नहीं बना सकते। लोहे में जंग लगने के बाद वापस उसका लोहा नहीं बनता है। ज्वालामुखी का फूट जाने के बाद क्या ज्वालामुखी को वापस रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है। शोर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो शोर के उदाहरण नहीं है पूछा है, तो वो है संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि। भाई ये तो कानों को प्रिय लगती है, ये कहाँ शोर होगी, ठीक है। तो विस्फोट से ध्वनि होगी तो एकदम से परेशान हो जाएंगे, वो एक शोर है। कारखानों की ध्वनि शोर होती है, वाहनों से जो ध्वनि निकलती है वो भी आपका एक शोर होती है। लेकिन संगीत वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि होती है वो शोर नहीं होती है, तो शोर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक तरल के क्वथनांक के लिए, क्वथनांक, ठीक है, जिसमें वो उबलने लग जाए, क्वथनांक के लिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है, तो वो है कि ये कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। भाई ये कमरे के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो सही नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगला है, यह तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हाँ, ठीक है। जैसे पानी का क्वथनांक अलग होता है, आपका तेल का अलग होता है, अलग अलग तेलों का अलग होता है, घी का अलग होता है, ठीक है। तो क्वथनांक अलग अलग, तो तरल की प्रकृति पर निर्भर, तरल की शुद्धता पर निर्भर करता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर चले जाएंगे हम ज़्यादा ऊंचाई पर तो क्वथनांक जल्दी उबलने लग जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा, ठीक है। तो कमरे के तापमान पर ये निर्भर करता है, ये गलत बात है। तो हमारा सही आंसर हो गया कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, जिससे ऐसे वीडियो आपको भी मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।